तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप मान। इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये रात आखिरी रात है। कल जब सूरज उगेगा तो वो अपने साथ कौन सा इतिहास लेकर आएगा, इसकी सटीक कल्पना शायद अभी किसी ने भी नहीं करी है। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी है, गलियों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और नेताओं की धड़कनें तेज हो रखी हैं। अब तो लोग एग्जिट पोल की तरफ ताकना भी छोड़ चुके हैं, क्योंकि सबको पता है कि असली सुनामी तो जमीनी हकीकत के गर्भ में छिपी हुई है। लेकिन कल 4 मई को नतीजे जो भी हों, उसका एक खौफनाक और हैरान कर देने वाला ट्रेलर मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। जी हां, आपने सही सुना, ट्रेलर। क्योंकि जब आप आज का ये पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि वोटों की गिनती तो कल होगी, लेकिन नैरेटिव की जंग में कल क्या होने वाला है उसकी बिसात आज ही बिछाई जा चुकी है। सही मायने में अगर बताऊं तो दोस्तों, काउंटिंग की टेबल सजने से पहले ही ममता बनर्जी का वो किला जिसे अजेय कहा जाता था, वैचारिक रूप से ध्वस्त हो चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चुनाव को जीतने के लिए कितने झूठ बोले जा सकते हैं? बंगाल के इस चुनावी धरती पर ऐसे ऐसे नैरेटिव क्रिएट किए गए जिनकी कल्पना आप और हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं झूठ जो फैलाए गए थे वहां पर उनकी बात करेंगे। उन सफेद झूठ जो थे उनका पर्दाफाश करेंगे, जिन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की थी। इत्मीनान से बैठिए साथियों और सोचिए, क्या आपको याद है चंडीगढ़ का वो मेयर चुनाव, जहां एक अधिकारी की एक छोटी सी गलती को लेकर पूरे देश में इतना बड़ा माहौल बना दिया गया था, जैसे लोकतंत्र मानो खत्म ही हो गया है। पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वही लेफ्ट लिबरल गैंग, वही बुद्धिजीवी वर्ग तब कहां छिप जाता है जब बंगाल में लोकतंत्र का गला सरेआम घोंटा जाता है। जब वहां की गलियों में हिंसा होती है और संस्थाओं पर हमला होता है, तब ये चुप्पी क्यों साध लेते हैं? यही कारण है कि आज इन झूठों का, षड्यंत्रों का कच्चा चिट्ठा खोलना जरूरी है, जिनका पर्दाफाश खुद चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को देखते हुए अपने मन की बात कमेंट में जरूर लिखें कि आप क्या सोच रहे हैं। और अगर आप भी इस नैरेटिव की लड़ाई को समझते हैं तो जय मां काली या जय श्री राम लिख अपने कमेंट में जरूर लिखेगा। दोस्तों, बंगाल का ये चुनाव सिर्फ ईवीएम की लड़ाई नहीं थी, ये भ्रम और विश्वास की लड़ाई थी। एक तरफ वो लोग थे जो संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, और दूसरी तरफ वो व्यवस्था थी अपनी साख बचाने के लिए जो संघर्ष कर रही थी। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं इस महाखुलासे का पहला अध्याय और देखते हैं कि कैसे झूठ के पैरों के नीचे जमीन खिसकती हुई वहां पर दिखाई दे रही है। साथियों, अब बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जहां से इस पूरे डिस्ट्रैक्शन कैंपेन की शुरुआत होती है। दोस्तों, चुनाव सिर्फ नेताओं के भाषणों से नहीं बल्कि हजारों गुमनाम सरकारी कर्मचारियों की मेहनत से सफल होते हैं। लेकिन बंगाल में इन्हीं कर्मचारियों को मोहरा बनाया गया। पहला बड़ा नैरेटिव जो है वो खड़ा किया गया सेंट्रल ऑब्जर्वर्स और पीएसयू कर्मचारियों को लेकर। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि चुनाव आयोग दूसरे राज्यों के अधिकारियों और केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं, जैसे बैंक या रेलवे हैं, उनके कर्मचारियों को चुनाव की ड्यूटी पर लगाता है। मकसद साफ होता है कि चुनाव जो है निष्पक्षता से हो। लेकिन बंगाल में क्या माहौल बनाया गया? ममता बनर्जी और उनकी टीम ने सीधे सीधे ये आरोप लगा दिए कि ये कर्मचारी बीजेपी के एजेंट हैं। कहा गया कि ये मोदी और अमित शाह के भेजे हुए लोग हैं जो बंगाल की जनता के वोट चोरी करने बंगाल में आए हैं। सोचिए उन निष्पक्ष कर्मचारियों पर कैसी बीत रही होगी जो अपना शहर छोड़कर तपती धूप में लोकतंत्र की रक्षा करने आए थे। ये मामला इतना बड़ा कि कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील को लेकर ये लोग जो है बंगाल वाले टीएमसी वाले जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में दलीलें दी गई कि इन बाहरी अधिकारियों को हटाया जाए क्योंकि ये केंद्र के प्रति वफादार हैं। लेकिन कानून के सामने झूठ नहीं टिकता है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इसकी मांग को ठुकरा दिया बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि अधिकारी चुनाव आयोग के अधीन है, किसी पार्टी के अधीन नहीं है। जैसे ही कोर्ट का यह फैसला आया, इन सारे झूठों के महल जो है ताश के पत्तों की तरह ढह गए, बिखर गए। अब सवाल यह है कि इसकी कोशिश क्यों करी गई? इसका जवाब छुपा है बंगाल के उन संवेदनशील बूथों पर जहां पुनर्मतदान यानी कि रीपोलिंग होना था। नैरेटिव गढ़ने वालों को पता था कि अगर वे इन अधिकारियों की साख पर हमला करेंगे तो बूथ पर मौजूद उनके कार्यकर्ता उन पर दबाव बना सकेंगे। ये जनता के भीतर अविश्वास भरने की एक गहरी साजिश थी। अब आइए साथियों, दूसरे बड़े झूठ की बात करते हैं। ये तो और भी ज्यादा साथियों अद्भुत है। आपने सुना ही होगा कि स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्स सुरक्षित नहीं है। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज शेयर करने का दावा किया गया। कहा गया कि देखिए, अधिकारी स्ट्रांग रूम के भीतर में घूम रहे हैं और वोटों की लूट हो रही है।
टीएमसी के नेताओं ने इसे मिडनाइट ड्रामा भी बताया, लेकिन हकीकत क्या थी? जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने एक एक तकनीकी पहलू को जनता के सामने लाकर रख दिया। चुनाव आयोग ने बताया कि जो फुटेज दिखाई जा रही है वो दरअसल पोस्टल बैलेट यानी कि उसकी छटनी की प्रक्रिया है। नियम कहता है कि पोस्टल बैलेट को गिनने से पहले एक सुरक्षित प्रक्रिया के तहत निकाला जाता है और इसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को लिखित में पहले ही दे दी गई थी। यानी कि जो काम नियम के अनुसार हो रहा था उसे चोरी बताकर पेश किया गया ताकि आम जनता के मन में यह बैठ जाए कि भैया बंगाल में जो इलेक्शन है उसमें धांधली हो रही है। ध्यान रखिए दोस्तों, चुनाव आयोग अगर तृणमूल कांग्रेस से कहे कि आज हम गिनती शुरू करेंगे तो भी ये लोग जो है वो हल्ला मचाएंगे कि देखो गिनती शुरू हो गई। अरे भाई, गिनती के लिए तो ये पूरा तामझाम किया गया है। पोस्टल बैलेट का प्रोसेस जो कानून में लिखा है वही तो होगा या कुछ और हो जाएगा? आप ही बताओ साथियों, कमेंट करके बता सकते हो। ये पूरा चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे संवैधानिक प्रक्रियाओं को संदिग्ध बनाकर पेश किया गया है। और साथियों, अब जो अगली हम बात करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सीसीटीवी कैमरों और सीआरपीएफ के जवानों को लेकर इससे भी बड़ा खेल खेला गया, उन पर भी क्या क्या बातें कही गई। चलिए अब उसी के बारे में बात करते हैं जिसने बंगाल चुनाव को एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म में तब्दील कर दिया है। दोस्तों, ये चैप्टर जो है आपको ये समझाएगा कि कैसे जमीनी हकीकत को कैमरे और वर्दी के इर्द गिर्द में घुमाया गया। इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस था सीसीटीवी का रहस्य। कल्पना कीजिए, आधी रात का वक्त है और अचानक सोशल मीडिया को लेकर न्यूज चैनलों पर यह खबर फैल जाती है कि स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद हो गए हैं। ममता बनर्जी खुद कैमरे के सामने आती है और बड़ी मासूमियत से कहती है कि हमें पता चल गया है कि सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए हैं, हम तो बस उसे यहां पर आए थे रात में देखने के लिए, उसे चले आए थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। जब चुनाव आयोग ने अपनी फाइलें खोली तो पता चला कि भैया सेकंड के लिए भी रिकॉर्डिंग वहां पर बंद नहीं हुई थी। आयोग के पास एक एक पल का बैकअप मौजूद था। अब सवाल ये उठता है कि ये डर और ये नौबत क्यों आई? दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है, उसे ही रिकॉर्डिंग से डर लगता है। आपको याद दिला दूं कि 2021 के चुनाव में बंगाल के 60% वेबकास्टिंग कैमरों पर गड़बड़ी मिली थी। तब किसी ने आवाज नहीं उठाई क्योंकि तब खेल उन्हीं के पक्ष में चल रहा था। लेकिन इस बार के खेल में जब तीसरी आंख 24 घंटे चौकन्नी थी तो उसे ही खराब बताने का नैरेटिव खड़ा कर दिया गया ताकि भविष्य में नतीजों पर सवाल उठाए जा सके। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर, उसकी बात करते हैं, वो विवादित हिस्सा, सीआरपीएफ के जवानों का अपमान। दोस्तों, ये वो जवान थे जो कश्मीर की घाटियों से लेकर नक्सल प्रभावित जंगलों तक देश की रक्षा करते हैं। ये अपने घर बार को छोड़कर सिर्फ इसलिए बंगाल आए थे ताकि वहां पर आम जनता बिना किसी खौफ के अपना वोट का इस्तेमाल कर सके। लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री ने उन्हें सरेआम गुंडा तक कह दिया। सोचिए, वर्दी का इससे बड़ा क्या अपमान होगा। पर हकीकत क्या निकली? हकीकत वो नहीं थी जो टीएमसी की रैलियों में कही गई थी। हकीकत वो थी जो कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता और ममता के कट्टर विरोधी अधीर रंजन चौधरी ने बयां करी थी। उन्होंने साफ कहा था, अगर आज बंगाल में लोग शांति से वोट डाल पा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सीआरपीएफ के जवानों की देन है। उन्हीं की वजह से वो सेफ वोट डाल पा रहे हैं। ममता बनर्जी के पास इस सच का कोई जवाब नहीं था, बस एक झूठ फैला दिया और चुप्पी साध ली। अब जरा इस नैरेटिव के अगले पहलू पर गौर कीजिएगा, वोटिंग में बाधा डालने का आरोप। पूरे चुनाव के दौरान ये शोर मचाया गया कि लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है, बसें रोकी जा रही हैं, डराया जा रहा है। लेकिन जब शाम को फाइनल वोटिंग परसेंटेज सामने आया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। बंगाल में 92% से ज्यादा मतदान हुआ। सोचिए, दुनिया का कौन सा ऐसा देश है या कौन सा ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां पर वोट देने से रोकने के बाद भी 92% पोलिंग हो जाए। यह आंकड़ा खुद चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है कि वोटिंग में बाधा का आरोप सिर्फ एक बहाना था। असल में दुख इस बात का था कि इस बार धांधली नहीं हो पा रही थी। चुनाव आयोग ने जब सिंघम स्टाइल में पुलिस ऑब्जर्वर्स की तैनाती करी तो टीएमसी ने हाईकोर्ट तक में उन्हें हटाने की अर्जी दे डाली थी और वहीं पर कोर्ट ने साफ कर दिया था कि ये ऑब्जर्वर्स जो है नहीं हटेंगे क्योंकि इन्हीं की वजह से जनता जो है आज इलेक्शन के टाइम पर वोट देते हुए सुरक्षित महसूस कर पा रही है। ये सारी घटनाएं सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये कीचड़ फेंकने और भाग जाने वाली राजनीति का सबसे बड़ा साथियों उदाहरण है। नैरेटिव की इस जंग में हर उस संस्था को निशाना बनाया गया जो निष्पक्ष रहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सच की चमक को झूठ के काले बादलों से ज्यादा देर तक नहीं छिपाया जा सकता। अब हम आ पहुंचे हैं साथियों इस पूरे विश्लेषण के सबसे निर्णायक मोड़ पर। दोस्तों, राजनीति में जब सारे दाव पेंच फेल हो जाते हैं तो इस्तेमाल किया जाता है सबसे खतरनाक हथियार, और उसका क्या नाम है? उसका नाम है डर।
और बंगाल चुनाव में भी इसका नाम लिया गया, एनआरसी। इस नैरेटिव की गहराई को समझिए। जब चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि मतदाता सूची शुद्धिकरण वहां पर शुरू किया तो ममता बनर्जी ने इसे सीधे एनआरसी से जोड़ दिया गया था। उन्होंने रैलियों में चिल्ला चिल्ला कर कहा कि आपके बंगाल से बाहर निकालने की आपको कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है, ये मुसलमानों के अधिकारों को छीनने की कोशिश हो रही है। उन्होंने चुनाव आयोग पर अहंकारी और बीजेपी की कठपुतली होने का आरोप भी लगाया, लेकिन हकीकत क्या थी? मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भैया मतदाता सूची का शुद्धिकरण एक संवैधानिक प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करना जो है वो इलेक्शन आयोग का काम है कि सिर्फ भारत के वैध नागरिक ही किसी भी इलेक्शन में वोट डाल सकें। क्या विदेशी घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतना लोकतंत्र है? बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को हरी झंडी दे दी और ममता बनर्जी का जो ये झूठ था इसे पूरे तरीके से बेनकाब कर दिया। कोर्ट ने यहां तक पूछा कि जब यही प्रक्रिया तमिलनाडु और केरल जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों में हुई तो वहां पर बवाल क्यों नहीं हुआ? क्या बंगाल भारत के संविधान से ऊपर है? अब सवाल यह है कि इन सभी झूठों की पोटली से हासिल क्या हुआ? असल में इस नैरेटिव का मकसद चुनाव जीतना कम और हार के लिए बहाना तैयार करना ज्यादा दिखाई दे रहा है। कल जब 4 मई को कल ईवीएम जब खुलेंगी तो सिर्फ उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला नहीं होगा बल्कि इस प्रोपगेंडा पॉलिटिक्स का भी फैसला हो जाएगा। क्या बंगाल की जनता ने इन जो जितने भी झूठ आपको बताए हैं इन झूठों पर यकीन किया या उन्होंने उस ट्रेलर को पहचान लिया था जो मैंने आपको पहले बताया था? नतीजे जो भी हों, एक बात तो साफ है कि ममता बनर्जी का वो किला जो प्रशासनिक मिलीभगत और डर के दम पर खड़ा था उसकी नींव हिल चुकी है। चुनाव आयोग की सख्ती और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में कोई भी दीदी या दादा संविधान से बड़ा नहीं होता है। कल जब वोटों की गिनती होगी तो ये सभी षड्यंत्र फिर से चर्चा में आएंगे। अगर टीएमसी हारती है तो आप देखिएगा इन्हीं झूठों को ढाल बनाकर चुनाव आयोग पर हमला किया जाएगा और अगर जीतती है तो इसे तमाम बाधाओं के बावजूद जीत बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों असली जीत उसकी होती है जो सच के साथ हमेशा खड़ा होता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको उन पर्दे के पीछे की जो कहानियां हैं उनके बारे में बता सकूं जिसे मुख्य धारा का मीडिया अक्सर दबा देता है। बंगाल का यह चुनाव इतिहास में अपनी हिंसा के लिए नहीं बल्कि इस नैरेटिव वार के लिए हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। साथियों अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है इस बंगाल चुनाव में कोई नया इतिहास रचा जाएगा या फिर ये जो झूठ है वो ममता बनर्जी की नैया को पार लगा पाएंगे या जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है? साथियों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने कमेंट बता सकते हैं और ताकि हम लोग जो है आपस में बातचीत शुरू कर दें। इसी के साथ साथियों जय मां काली लिखना ना भूले कमेंट के अंदर। और अगर आपको ये हमारा डीप एनालिसिस और मेहनत पसंद आई है तो साथियों इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे ग्रुप में अपने साथियों के साथ शेयर भी करें जो बंगाल की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सभी दोस्त जो है सब्सक्राइबर का बटन आपके पास ही है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, सेट कर दें ताकि जब भी हमारा अगला वीडियो आए तो आप उसको मिस बिल्कुल भी ना कर सकें। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं कल नतीजों के साथ, क्या क्या खबरें निकली, कौन जीता, कहां जीता, कौन सरकार बना रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय सिया राम।